रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हमदर्द शूरा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका दिया गया। हमारा जो मौजू है वो है आलमी अमन, फ़लस्तीन की जंग बंदी, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और उम्मत मुस्लिमा का किरदार। ये बहुत इंटेलिजेंट टॉपिक है जिसमें 4 मौज़ूआत जो हैं वो एक ही उन्वान के तहत जमा कर दिए गए हैं। आलमी अमन एक सेपरेट मौजू है और फ़लस्तीन की जंग बंदी वो एक हालिया वाक़या है और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी एक अलग सब्जेक्ट है और उम्मत मुस्लिमा का किरदार। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलग से एक तफसीली गुफ्तगू का मुतकाज़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी हम्बल कि इस चारों चीज़ों को एक मुख्तसर 10 से 12 मिनट की गुफ्तगू में समोया जाए। आप जानते हैं कि हर वाक़े का एक माज़ी होता है, एक हाल होता है और एक मुस्तक़बिल होता है। इस वक्त की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो 80 साल के जो वाक़यात पिछले गुज़रे हैं उसने मौजूदा वाक़यात को उन डेवलपमेंट्स ने जन्म दिया है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो इदारे बने, जो दुनिया का निज़ाम बनाया गया, उसके तहत आज हम सारा वो रोल आउट हुआ देखते हैं जो कि निज़ाम बिछाया गया है। अब जहाँ तक आलमी अमन की बात है तो इंसान की बदकिस्मती से खून की प्यास कभी नहीं बुझी। हम ज़्यादा पीछे ना जाएं। अभी इस पे बेशुमार किताबें आ चुकी हैं कि कितनी दुनिया में जंगें हुई। विल ड्यूरा ने इस पे पूरा एक अपनी किताब का एक पूरी जिल्द जो है वो वक़फ़ की है। और इसके बाद हम इस्लामी तारीख़ को देखें और प्री हिस्ट्री वॉर्स को देखें। सन ज़ू ने जो इस पे पूरी हमारी हिस्ट्री बताई है इंसानियत की कि हम हमेशा जंगें करते रहे हैं। और इसके अलावा जो मुक़द्दस जंगें हैं, कैरन आर्मस्ट्रांग ने उसके ऊपर पूरी तफसील से लिखा है कि मतलब जो बैटल फॉर गॉड्स हैं वो भी होती रही खुदा के नाम पे। और 1945 के बाद जब से 2 जंगें हुई, ये ख्याल किया जाता है कि रिपोर्टेड किलिंग जो हैं वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान हैं। और उसके बाद जो सारी दुनिया मुतासर हुई, उस वक़्त दुनिया की आबादी हार्डली 2 से 3 अरब थी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें नहीं होती थी। आज तो अगर आप मुतलका वेबसाइट पे जाएँ तो आपको टिक टिक से पता चल रहा होता है कि 1 सेकंड में कितने बच्चे दुनिया में आए। तो उसके बावजूद ये है कि अब 8 अरब से कुछ ऊपर हमारी आबादी है, लेकिन इंसान की जंगों की प्यास नहीं बुझी। ये एक बहुत बड़ा मुग़ालता होगा कि अगर हम ये समझें कि इस वक्त बज़ाहिर दुनिया के 70 से 80% रकबे में अमन है, जंग जारी है। और जो आर्ट ऑफ वार है उसका मुसन्नफ़ ये कहता है कि डिप्लोमेसी इज़ बेसिकली द मीन्स ऑफ कंटिन्यूइंग वार बाय अदर मीन्स। तो हम ये उसको मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर बपा हुआ वो देखते हैं। आलमी अमन जो है वो एक बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। चूँकि मैं IR का तालिब इल्म हूँ, मेरा इसमें थीसिस है, मेरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने इसमें मास्टर किया है और उसके अलावा भी मैं इस पे लेक्चर भी देता रहा हूँ। आलमी अमन एक ख्वाब है। अमन की अगर आप सही तफसील में जाएँ तो दुनिया में हकीकी तौर पर अमन कभी भी नहीं आ सका। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी बेशुमार हिस्ट्री है जो सर्द वार जंग या कोल्ड वार के नाम से जारी रही। और फिर 9/11 के बाद हमने देखा कि आलमी अमन जो है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ। और ये ऐसे वाज़ेह हक़ाइक़ हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। बल्कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है और उसके साथ जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों का इत्तेहाद है वो अब सारी दुनिया को डिस्टर्ब करने के मिशन के ऊपर है। और हम बेखबरी में उन सारी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं जो कि हमारे अमन के लिए नुकसानदेह हैं। अभी आपने बिल्कुल इन्हीं 2 साल के अंदर और मोस्ट रिसेंटली नेतन्याहू का बयान सुना होगा जिसमें उसने कहा था कि हम हर शख्स के हाथ में हैं, कि अगर किसी शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उसके हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा है। तो जब तक इसराइल का वजूद है जो एक नापाक रियासत है, जो अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, किसी सूरत में भी दुनिया में अमन नहीं आ सकता। पूरा मशरक़ वस्ती जल रहा है। और इसके अलावा यूक्रेन और अब सूडान के भी हालात हम देखते हैं और पाकिस्तान को भी अपनी 2 सरहदों में मुश्किलात का सामना हमेशा रहता है। तो आलमी अमन
फ़लस्तीन की जंग बंदी, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और उम्मत मुस्लिमा का किरदार, ये चारों चीज़ें फिर एक सतह के ऊपर आके सब कंबाइन हो जाती हैं। ये अलग अलग मौज़ूआत नहीं रहते। इसीलिए जिसने भी ये मौजू तजवीज़ किया है, मैं उसकी जहानत की दाद देता हूँ। और जो फ़लस्तीन की जंग बंदी है, इस पर तो हमने अभी देखा कि ट्रंप का जो 20 निकाती माहिदा है, उसका सारा टिल्ट इस चीज़ के ऊपर है कि नंबर 1 सीज़ फायर बराए नाम किस्म की हो। और हमारे एक फाजल सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने ये तबसरा किया कि ये शेर और मेमने की लड़ाई है, इसमें सिर्फ वक्फ़ा आया है। और हमने देखा कि उस वक्फे के दौरान जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी 286 फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया है, सैकड़ों और हज़ारों ज़ख्मी हैं, और डिस्ट्रक्शन आज के दिन सुबह तक जारी थी। और उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखो तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मौजू है। मेरा ख़्याल है कि इस पर एक से ज़्यादा आरा हो सकती हैं और होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना बेहतरीन जो डिप्लोमेसी टूल है, डायरेक्ट डिप्लोमेसी जिसको कहा जा रहा है, वो इस्तेमाल किया है ताकि ये आफत, ये अजाब हमारी तरफ ना आए। इस वक्त जो हमने पॉलिसी इख्तियार की है, अगर कोल्ड वार की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाए, तो डैट इज़ ए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ ग्रेट पावर्स, कि हम उनको पुरस्कून रखें। और हमने मतलब ट्रंप साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल अभी तक किए हैं, उन्होंने जो हमारे तर्जुमान का किरदार अदा करते हुए कम अज़ कम 50 टाइम्स ये कहा है, जो कांग्रेस पार्टी इंडिया में अब रिकॉर्ड कर रही है बाकायदा, कि जिस फोरम के ऊपर भी वो कहते हैं, वो फिर उसकी गिनती शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी हमें शदीद किस्म के मशरक़ी सरहद पर हालात का सामना है, मगरबी सरहद पर भी हालात का सामना है। हमने ये देखा है कि अभी कल भी वार्निंग आई है कि किसी वक्त भी यानी हम अटैक के लिए हमें तैयार होना होगा। उसकी वजह दुनिया के हालात हैं, जैसे पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बड़ी फूंक फूंक के कदम रख रही है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो बातें की और अभी उनका आ रहा है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। फ़ॉरेन पॉलिसी अब इदारों से निकल कर अफराद के हाथों में जा चुकी है, और अफराद और सारी दुनिया के स्टेज पर बिल्कुल नुमाया हैं। और थैंकफुली कि पाकिस्तान के किरदार को एक्नॉलेज किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे थॉर्नी एरियाज़ हैं, इंडिविजुअल जो ओपिनियंस हैं वो अपनी जगह बहुत मैटर करती हैं, लेकिन जब आप बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो फिर आपको ये अंदाज़ा होता है कि आलमी अमन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ख्वाहिशात से कायम हो जाए। जैसा फैज़ साहब ने कहा था कि ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है, मगर हमदम विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। तो ये हमारी आरज़ू पे नहीं चलती, इसमें सर्द हक़ाइक़ होते हैं, पावर का सोचने का अपना अंदाज़ होता है। और इस वक्त जो दुनिया की सोल पावर है वो आपके सामने है। हम पोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना वो अपने साइलेंटली वो बड़ी तेज़ी के साथ टेक ओवर करता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उसने अपना रोल मनवा लिया है। अभी हालिया दिनों में हमने जो मुज़ाकरात देखे अमेरिका के और चाइना के दरमियान, उससे हमें आइडिया हुआ कि फ्रंट के ऊपर कुछ और बात हो रही होती है और बैक डोर के ऊपर, डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर, बंद कमरों के ऊपर बात कुछ और हो रही होती है। मेरा ख़्याल ये है कि ये अमन इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। और ये जो वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वार 3 की और 4 की बातें की जा रही हैं, ये मतलब कहने को एक बड़ा तारीख सिनारियो है, लेकिन इसको डिस्टर्ब करने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है। और किसी भी ताकत में ये इस वक्त ये हिम्मत नहीं है कि वो इस दुनिया के अमन को इस हद तक ख़राब कर सके। अलबत्ता चैलेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उम्मत मुस्लिमा के किरदार की तरफ आएँ, इस वक्त हमारे पास 57 मुस्लिम ममालिक हैं, सिवाय पाकिस्तान के कोई भी इस्लामी मुल्क एटमी ताकत नहीं है। और बहरहाल आपने जो मई में कारनामा किया उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। तो इन सारे सिनारियों को क्विकली सम अप करना आसान नहीं है, लेकिन इस सारे चक्कर में हम दुनिया के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, चाहे हमारे ज़ाती मसाइल हों, इंटरनल हमारे बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। इसका एक ही हल है कि हम अपनी यूनिटी को कायम रखें, उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मौक़िफ़ के साथ हम अलाइनमेंट हमारी हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फ़लस्तीन के मसले का ये है कि अगर आप नक्शा देखें, फ़लस्तीन के इर्द कम अज़ कम इसराइल के इनफैक्ट जो गिर्द है फ़लस्तीन, अब ज़ाहिर है उसका एक मकबूजा हिस्सा है, तो वहाँ पर 25 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक हैं। तो एसेंशली दिस इज़ एन अरब प्रॉब्लम। एसेंशली जब आप इसकी कोर में देखते हैं कि वो 25 से ज़ायद ममालिक अगर एक पॉलिसी बनाते हैं कि वहाँ पर कत्ल गारत रुके, सीज़ फायर हो, यरगमालियों का, कैदियों का तबादला हो, और वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स आए, वहाँ पर
تعمیر و ترقی کا نیا عہد شروع ہو تو وقتی طور پہ شاید ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے. جنگ بندی بہت سارے مسائل کا حل ہے. ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے؟ اس وقت فارن پالیسی کے محاذ پر ہمیں بے شمار کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن کیا اس کا اثر ہمیں داخلی طور پر نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمارا داخلی استحکام جو ہے اس کا خواب ہمارا پورا ہوا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری مائکرو پکچر ہے اس میں اس وقت واضح طور پہ تقسیم نظر آتی ہے. ایک ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر کامیابیاں ہیں اور ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم نچلے لیول پہ ایک ہماری جو ریئل معاشرہ ہے اس کی صورتحال دیکھیں تو ہر دن جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، پاورٹی کی شکل میں نئے اعداد و شمار سامنے لے کے آتا ہے. ان تمام اعداد و شمار کو میں نے اکٹھا کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری 40 سے 50% آبادی اس وقت غربت، بے روزگاری اور ملک سے باہر جانے کے چکروں میں ہے. آپ بڑے آرام سے یہ سارے جو فگرز ہیں وہ پاکستان اکنامک سروے سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہ سارے فگرز ہمیں ورلڈ بینک کی رپورٹوں میں بھی ملتے ہیں، دوسرے جو عالمی ادارے ہیں ان کی رپورٹیں بھی بڑی بتاتی ہیں کہ ہم ورلڈ انڈیکس میں بے شمار پیمانوں کے حوالے سے ٹاپ باٹم کے جو 3-4 پوزیشنز ہیں ان کے اوپر ہیں، چاہے وہ ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ ہو، چاہے ہمارے اینٹی کرپشن انڈیکس ہو، چاہے پاورٹی کا ہمارا انڈیکس ہو، چاہے ہمارا ایک ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے ہو. ہم لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہم نہیں کروانا چاہ رہے، اور یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. اس وقت صرف 5 شہر پاکستان کے ایسے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ اوور کراؤڈڈ ہو گئے ہیں اور وہ پھٹ پڑے ہیں. چھوٹے شہروں کو کون ڈیولپ کرے گا؟ ہمارے انٹرنل میٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر کی طرف یہی پالیسی ہمیں سوٹ کرتی ہے. اس سے بہتر پالیسی میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. ہم سارے اپنے انپٹ دے سکتے ہیں، ہم دے رہے ہیں. پبلک پالیسی بنانا، پبلک پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنا، پبلک پالیسی کو ریویو کرتے رہنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور آج کی گلوبلائز ورلڈ میں اس چیلنج سے ہم نبرد آزما ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم داخلی استحکام حاصل کریں. ہم اپنے جس طرح کہتے ہیں کہ وی آر باؤنڈ ٹو سیٹ آور ہوم رائٹ، کہ آپ جب تک اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے ہم باقی دنیا کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اٹامک پاور اچھی جگہ اپنی جگہ زبردست بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیچے جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے، جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بھی اتنی ہی اشد ضرورت ہے، تاکہ جو ہماری ریاست کے دونوں حصے ہیں، عوام اور ہماری انتظامیہ، وہ اب الائنمنٹ میں آئیں، ان کے درمیان ایک وسیع تر اتفاق رائے ہو اور اس میں پارلیمنٹ ہماری ایکٹیو ہو. اسی صورتحال میں عالمی امن بھی ہمیں، اس میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. فلسطین کی جنگ بندی تو ہو گئی، ہمارے رول کو اکنالج کیا گیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی ویسے ہی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، اور امت مسلمہ اس وقت اوور آل آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کے بعد والی اگلی سٹیج آئے گی. آج کی دنیا میں باقاعدہ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا جیسی طاقت کے ساتھ صرف 4 دن میں ہماری جنگ ختم ہو گئی. ابھی افغانستان کے ساتھ ہماری ایک محدود پیمانے کی اسے آپ جنگ کہہ لیں وہ ہوئی ہے. تو ہم کیسے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور جو ہمارے حریف ہیں ورلڈ لیول کے اوپر ان کو ہم کر سکتے ہیں. اس میں ہماری اپیزمنٹ پالیسی کے علاوہ ہمارے جو ریجنل بلاکس ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. اس وقت جو ساری دنیا ہے وہ بلاک کی سیاست پہ شفٹ ہو گئی ہے، جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، کوآڈ ہے، برکس ہے، G7 ہے، G8 ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے انٹرنیشنل فورم ہیں. UNO کا کردار ہے. وہ ادارے اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں اپنے فنڈز کی قلت کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ان کو کام نہیں آزادہ نہ کرنے دیا جا رہا. تو ٹاپ لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی اس وقت ٹھیک ہے، لیکن وائڈر کنسنسس ہونا چاہیے. اور یہ فورم جو ہمدرد کے ہیں یا دوسرے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں یا اس طرح کے ہمارے جو ادارے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی اچھی انپٹ دیں اور بگر پکچر کو ہمیشہ سامنے رکھیں. یہی میری چند ایک گزارشات ہیں. اور ایک میں چھوٹی سی علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 90 سال پہلے ایک 4 اشعار میں دنیا کی سیاست کا نقشہ بیان کیا تھا، اور وہ ضرب کلیم میں ہے. 4 اشعار میں انہوں نے جو عالمی سیاست کی تصویر کھینچی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. کہ وہ کہتے ہیں کہ کہتا تھا عزازیل خدا وند جہاں سے،
پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کف خاک۔ عزازیل ابلیس فرشتہ تھا تو اس کا نام تھا، کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کف خاک، کہ جس آدم کو تو نے مٹی سے تخلیق کیا وہ تو آگ بن گیا۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کف خاک، جاں لاگر و تن فربہ و ملبوس بدن زیب، دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک۔ ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، یہ آخری شعر ہے، 4 اشعار میں آپ دیکھیے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ تو ان 4 اشعار کو اگر میں کوئکلی کروں، کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کف خاک، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک، جہاں لاگر و تن فربہ و ملبوس بدن زیب، دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک۔ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب کاشف منظور صاحب، ڈائریکٹر جنرل پنجاب پبلک لائبریریز۔ آپ نے ماضی، حال اور سیاست اور ملکی اور بین الاقوامی تناظر میں آج کے موضوع کے اوپر حاصل جو ہے ہمارے سامنے بات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔